अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बर्क़ सुकूनियात, ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। दूसरा टॉपिक जो हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा टॉपिक है इसमें एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले टॉपिक में हम समझेंगे कि अगर इनफाइनाइट चार्ज शीट अगर ली जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी, ये हमको समझना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इस तरह से है, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, लामहदूद मुस्तवी यहाँ पर जो है तो लामहदूद मुस्तवी के लिए है, और ये बरकीदा सतह है। बरकीदा का मीनिंग होता है जिस पर बरकी बार जमा किए जाए। तो एक ऐसी पतली और लामहदूद शीट, यानी ना जिसकी लंबाई हम मेज़र कर सके और ना चौड़ाई हम उसकी मेज़र कर सके, ऐसी एक शीट लेना है, और बरकीदा जिस पर बरकी बार जमा हो। तो हमको देखना है कि इसकी वजह से बरकी मैदान की शिद्दत कितनी होगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये है इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट, इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से इसका देख सकते हैं, जो क्वेश्चन हमको आ सकता है एग्ज़ाम में, कि लामहदूद मुस्तवी जो है तो प्लेन को कहा जाता है। लामहदूद मुस्तवी प्लेन बरकीदा सतह के बाहर किसी नुक्ते पर बरकी मैदान की शिद्दत मालूम करना है। अब यहाँ पर डायग्राम जो है तो ये आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम के ज़रिए सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर जो ये शीट जो है, ये रेक्टेंगुलर जो शीट आपको नज़र आ रही है, इसकी लामहदूद चौड़ाई और लामहदूद लंबाई है। पतली शीट है, और इस पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पर स्टोर किया गया है। तो इस शीट की दोनों साइड में, यानी इस साइड से भी और इस साइड से भी जो है तो मुस्बत बरकी बार जो है तो यूनिफॉर्मली जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि इस शीट के बाहर कोई नुक्ता है। फर्ज करेंगे कि यहाँ पर ये जो आपको P नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोई नुक्ता है, तो इस नुक्ता P पर बरकी मैदान की शिद्दत हमको मालूम करना है कितनी है। तो ये मालूम करने के लिए पहले हमको कुछ इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए थोड़ी तब्दीली और कुछ अजम्पशन जो है तो इसके अंदर करना ज़रूरी है। अब ये जो एक शीट ली गई, इस शीट के इकाई रकबे पर जो बरकी बार जमा होगा वो हम फ़र्ज़ करेंगे कि सिग्मा है। यानी सिग्मा फिर क्या हुई, सिग्मा जो है तो ये है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतने चार्जेस जो है तो हमने
इसके इकाई रकबे पर जमा किए, सिग्मा। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर शीट पर कोई एक नुक्ता फ़र्ज़ करेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर सेंटर में कोई एक नुक्ता है और उस नुक्ते से एक फ़र्ज़ी इस्तेवाने को गुजारा जाएगा। ये इस्तेवाना नज़र आ रहा है आपको, ये एक इस्तेवाना है, ये फ़र्ज़ी इस्तेवाना है जो कि इस दी गई शीट पर उमूद होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस शीट के साथ में जो है तो ये ऐसा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस शीट के साथ में। तो ऐसी एक शीट है और शीट के अंदर जैसे पेन या कोई इस्तेवाना अगर हम ऐसा उसमें सुराख करके उसमें डाल दें तो ये शक्ल हमको नज़र आएंगी। ये इस्तेवाना इस शीट की सतह पर परपेंडिकुलर है। दाईं जानिब अगर आप इस शीट के देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसकी लंबाई जो है इस इस्तेवाने की स्मॉल r है। उसी तरह से अगर हम मुखालिफ जानिब अगर जाए हम दूसरी जानिब शीट के, तो उस जानिब भी जो है तो इसकी जो लंबाई रहेंगी इस इस्तेवाने की वो हम स्मॉल r फ़र्ज़ करेंगे। यानी दोनों जानिब इस्तेवाना जो है तो ऐसे दरमियान में है शीट के, और उमूदन जो है तो उस शीट से ये इस्तेवाना गुज़र रहा है। अब ये जो इस्तेवाना है ये इस्तेवाना फ़र्ज़ी इस्तेवाना है और इस इस्तेवाने को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। ये गॉस की सतह है, ये कंस्ट्रक्शन है जो हमने किए ताकि हम गॉस का थ्योरम जो है तो यहाँ पर अप्लाई कर सके। उसके लिए हमने यहाँ पर जो है तो एक मामूली कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम आगे जो एक्सप्रेशन है वो हमको डिराइव करना है। एक्सप्रेशन इस तरह से हमको डिराइव करना है कि यहाँ पर जो नुक्ता P नज़र आ रहा है आपको, इस नुक्ता P पर बरकी मैदान की शिद्दत हमको मालूम करना है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हमने इस शीट पर जमा किए, इन तमाम पॉजिटिव चार्जेस की वजह से उसके अतराफ़ में जो है तो बरकी मैदान पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कीमत जो है तो हमको मालूम करना है इस शीट से कुछ स्मॉल r फासले की दूरी पर। तो यहाँ पर जो सिलेंडर फ़र्ज़ किया गया है, आपको मालूम है कि सिलेंडर की हमेशा 3 सरफेसेस होती है। एक पहली सरफेस जो सिलेंडर की होंगी, ये यहाँ पर उस सिलेंडर को हम थोड़ा बड़ा करके देख सकते, इस तरह का वो सिलेंडर है जो इस शीट से उमूदन गुजरेगा। ये सिलेंडर है और इसकी 3 सरफेसेस हम कंसीडर करेंगे। एक पहली सतह ये रहेंगी जो कि मुड़ी हुई सतह रहेंगी, जो कर्व्ड सरफेस रहती है सिलेंडर की, उसे हम पहली सरफेस लेंगे। दूसरी सरफेस इस जानिब की जो कि दायरवी रहेंगी, दायरा नुमा रहेंगी, और तीसरी सरफेस इस जानिब की रहेंगी, ये भी जो है तो दायरा नुमा रहेंगी। तो ऐसी 3 सरफेस इस सिलेंडर की होंगी और तीनों सरफेस के लिए सबसे पहले हम बरकी नफूज मालूम करेंगे। लेकिन जो पहली सरफेस है, ये वाली जो अब इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ जो पहली सरफेस आपको नज़र आ रही है, इस पहली सरफेस पर हम हमारी जानिब से एक उमूद खींचेंगे। फ़र्ज़ करेंगे कि यहाँ पर एक उमूद हमने खींचा इस सतह पर, यह है परपेंडिकुलर जो हम इस सतह पर खींचेंगे। उसके बाद जो है तो बरकी मैदान की शिद्दत हम देखेंगे कि किधर है। अब यहाँ पर ये जो शीट हमको नज़र आ रही है, रेक्टेंगुलर शीट है मुस्ततील नुमा, तो मुस्ततील नुमा शीट पर बरकी मैदान की शिद्दत जो है वो हमेशा उमूद होती है। तो दी गई शीट पर बरकी मैदान की शिद्दत जो है वो उमूद होंगी, ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर
ये था नॉर्मल जो कि हमने इस सतह पर ड्रॉ किया था इस तरह से, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमत। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे कि दोनों के दरमियान जो एंगल हुआ वो 90 डिग्री का एंगल है। जब मुड़ी हुई सतह, यानी ये 1 नंबर वाली जो सरफेस आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, इस सरफेस पर कहीं पर भी यही सिचुएशन रहेगी। यहाँ यानी नॉर्मल जो है इस जानिब रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब रहेगा। अगर यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते तो नॉर्मल इस सिमत में रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिमत में रहेगा। हर जगह पर जो है तो इनके दरमियान 90 डिग्री का जो है तो एंगल आपको देखने को मिलेगा। तो जितनी भी इसकी कर्व्ड सरफेस है, पूरी कर्व्ड सरफेस के लिए जो है तो 90 डिग्री का एंगल आएगा, और इसलिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर cos 90 डिग्री का जो फैक्टर रहेगा वो 0 रहेगा। इसलिए जो फाई की कीमत होती है ई ds cos थीटा, तो यहाँ पर ई ds और cos थीटा जो है तो ये 0 होगा, इसलिए फाई की कीमत जो है यहाँ पर 0 हासिल होगी। यानी मुड़ी हुई सतह के लिए जो है फ्लक्स हमको हासिल नहीं होगा। तो जितनी भी मुड़ी हुई सरफेस इसकी रहेंगी उसकी वजह से हमको फ्लक्स बिल्कुल भी यहाँ पर हासिल होने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि बाकी जो सरफेस है उसके लिए हम देखेंगे। अब बाकी कौन सी सरफेस बची हमारे पास? बाकी जो सरफेस बची हमारे पास वो है दोनों दायरवी सतह। ये यहाँ पर जो आपको सिलेंडर की दायरवी सतह नज़र आ रही है इसकी वजह से फ्लक्स होगा, और यहाँ पर जो दायरवी सतह आपको नज़र आ रही है इसकी वजह से फ्लक्स होगा। फ़र्ज़ करेंगे कि इस जानिब जो दायरवी सतह है वहाँ पर नुक्ता P लिया गया है, और इस जानिब जो दायरवी सतह है उसके लिए P डैश नुक्ता लिया गया है। तो यहाँ पर P और P डैश ऐसे दो नुकात यहाँ पर लिए गए हैं। तो टोटल फ्लक्स अब क्या होगा? इस रगबा ds की वजह से फ्लक्स मिकनाती बरकी नफूज, इसी तरह से इस जानिब जो दायरवी आपको हिस्सा नज़र आ रहा है उसकी वजह से बरकी नफूज, दोनों को मालूम करेंगे, दोनों को जमा कर देंगे, ये रहेगा टोटल फ्लक्स जो हमको इस रगबा ds के लिए मालूम होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, आप इक्वेशन को देख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई की कीमत यहाँ पर हम मालूम करना चाह रहे हैं। आपको मालूम है इसके पहले हम देख चुके कि सरफेस S के लिए जो फ्लक्स होता है फाई S इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर E डॉट ds। ये फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, डॉट प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व करेंगे E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। अब मुड़ी हुई सतह के लिए तो cos थीटा की कीमत 0 हो गई। तो अब बाकी की जो ये दोनों दायरे हैं, ये दायरे की सतह नुक्ता P जहाँ पर है, और दूसरी जानिब जो दायरा है, दोनों के लिए हम फ्लक्स मालूम करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो फैक्टर आया हमारे पास ये नुक्ता P के लिए है। इस जानिब जो आपको नुक्ता P नज़र आ रहा है, इस नुक्ता P के लिए हमने फ्लक्स लिखे। अब दूसरा जो पॉइंट है P डैश, उसके अतराफ में जो ds रकबा है उसके लिए मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये दूसरा फैक्टर हमने लिख दिए, यानी दोनों रकबों के लिए फ्लक्स की कीमत हमने लिख दिए। और फ्लक्स ये कहाँ से आया? इस ज़ाब्ते के ज़रिए, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। रकबा ds इस तरह से है कि जो सिलेंडर है इसकी सिर्फ एक साइड में ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
ये सिलेंडर है, ये वाली सतह इसकी, इस सिलेंडर की, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इस सिमत में है, जैसे कि शक्ल में नज़र आ रही है आपको। और अगर इस रकबा ds पर, यानी ये वाला रकबा, इस रकबे पर अगर हम उमूद खींचे तो ये उमूद की सिमत इस तरह से होंगी। ये रहेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल रहेगा जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही सिमत में है, इसलिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर हुआ तो cos 0 होगा 1। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दोनों जो फैक्टर है, यहाँ पर इस जगह पर भी cos थीटा की कीमत 1 होगी और इस जगह पर भी cos थीटा की जो कीमत है वो 1 होगी। अब आगे जो इक्वेशन है वो इस तरह से होंगी। यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, cos थीटा दोनों की कीमतें 1 हो गई। तो अब क्या बचा, ई डी एस, दोनों जगह पर सिर्फ ई डी एस बचेगा। लेकिन ई क्योंकि कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ये ई भी बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और यहाँ से भी ये ई इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब हमको लेना है इंटीग्रेशन डी एस। इंटीग्रेशन डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस का मीनिंग क्या है? डी एस तो एक छोटा सा रकबा है और इंटीग्रेशन डी एस का मीनिंग है कि कुल रकबा, और कुल रकबा जो है तो दायरवी रकबा है। यहाँ पर ये जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, इस रकबे का कीमत, इस रकबे की कीमत जो है तो हमको वहाँ पर लिखना है, और वो है पाई आर स्क्वायर, या हम उसको ले लेंगे सिर्फ ए, यानी सिलेंडर के अर्ज तराश का जो रकबा है उसको हम ए लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो रकबा आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है, ये वाला रकबा, इसको हमने ए फर्ज किया, और इस जानिब भी जो सिलेंडर है इसका जो अर्ज तराश का रकबा है, ये रकबा भी जो है तो हम ए के बराबर लेंगे, ये रकबा भी ए रहेगा। तो इंटीग्रेशन डी एस मीन्स टोटल एरिया इट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एस की जगह पर हमने ए रख दिए, दोनों जगह पर सेम, क्योंकि दोनों फैक्टर जो है तो ये सेम है, एक जैसे है, क्योंकि सतह एक जैसी है, इसलिए दोनों का इंटीग्रेशन भी एक जैसा आएगा। यहाँ पर जो ई था उसको ई लिख दिया हमने यहाँ पर, और जो इंटीग्रेशन डी एस था, इंटीग्रेशन डी एस को हमने ए के बराबर लिखे, यानी टोटल एरिया ई ए प्लस ई ए, यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस ई ए। ठीक है, अब हमारे पास फ्लक्स आ गया कि ये जो दोनों दायरवी सतह थी, उस दायरवी सतह की वजह से जो फ्लक्स हासिल हुआ वो हमने यहाँ पर लिख लिए इक्वेशन 2 के ज़रिए। अभी हमने देखे कि जो शीट है उस शीट पर जो बरकी बार जमा किए गए, उन बरकी बारों की जो कसाफत है वो बरकी बार फी इकाई रकबा, इससे हम जाहिर करेंगे, जिसे सतही बरकी बार की कसाफत, यानी हम इसको कहेंगे कि ये एरियल चार्ज डेंसिटी है, एरियल चार्ज डेंसिटी, और उसको हमने सिग्मा से जाहिर यहाँ पर किए, और इसका ज़ाब्ता हमने पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर ही देखे, सतही बरकी बार की कसाफत।
यानी बरकी बार फी इकाई रकबा। अब यहाँ पर रकबा दूसरी साइड में जाएगा और इधर की जानिब सिर्फ Q रहेगा, इसलिए Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब Q की कीमत यहाँ पर आ गई अपने पास, इसका यूज जो है तो हम आगे कर सकते। तो अभी तक हमने क्या किए कि जो इस्तेवाना हमने लिए थे, जो सिलेंडर हमने फर्ज किए थे, उस सिलेंडर की वजह से वो सिलेंडर जितने बरकी बारों को कवर करेगा उसकी वजह से हमने फ्लक्स मालूम किए। गॉस के ज़रिए फ्लक्स कितना होगा ये यहाँ पर इक्वेशन में दिया गया है। गॉस के ज़ाब्ते के मुताबिक, गॉस के थ्योरम के मुताबिक हाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, इतना होगा। अब यहाँ पर Q की कीमत तो ऑलरेडी हमने निकाले अभी, और ये Q की कीमत यहाँ पर है जो अभी हमने निकाले, उसकी जगह पर रख देंगे तो अब हमको मिलेगा हाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो अब एक तो इक्वेशन है हमारे पास फाई के लिए, इक्वेशन नंबर 2, और दूसरी इक्वेशन जो फाई के लिए हम हमेशा हासिल करते वो रहती है गॉस थ्योरम के ज़रिए, और वो थी इक्वेशन नंबर 3 जो कि गॉस थ्योरम के ज़रिए हमने हासिल की है। तो हर मर्तबा आप हर एप्लीकेशन में देखेंगे कि पहले तो जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके ज़रिए हम फ्लक्स मालूम करते। उसके बाद में जो गॉस का थ्योरम है उसके ज़रिए जो हमको फ्लक्स मिलता है वो फ्लक्स मालूम करते। इस तरह से दो फ्लक्स हमको हासिल होते अलग अलग, और दोनों को हम इक्वेट कर देते, एक दूसरे के आमने सामने रख देते, तब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है तो हासिल होती है। और यहाँ पर भी हम ठीक ऐसा ही करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मसावत नंबर 1 और 2, मसावत नंबर 2 और 3 जो है तो इनको हम इक्वेट करेंगे। मसावत नंबर 2 क्या है, ट्वाइस ई ए, तो ये यहाँ पर रख दी हमने ट्वाइस ई ए। मसावत नंबर 3 क्या है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, उसकी कीमत यहाँ पर रख दी है। दोनों इक्वेशंस को अब यहाँ पर हमने इक्वेट कर दिए। अब कैंसिल क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है यहाँ पर ए, क्योंकि इक्वेशन के दोनों जानिब है, इस ए को हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से भी कैंसिल होगा, यहाँ से भी कैंसिल होगा, और ये जो 2 बचा हुआ है ये जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड में, इस जानिब 2 जाएगा। तो अब ये इक्वेशन जो है हमको हासिल होंगी, यहाँ पर ये इक्वेशन हमको हासिल हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि उस लामहदूद शीट के बाहर किसी नुक्ते पर होंगी। तो बरकी मैदान की शिद्दत कैपिटल ई के लिए जो है तो यहाँ पर ये फार्मूला हमने हासिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है तो हमको इसकी दूसरी एप्लीकेशन देखना है, और दूसरी एप्लीकेशन पर जाने से पहले हम जो है तो एक और जो नेक्स्ट टॉपिक था अपना वो हम देखेंगे। यहाँ पर जो पहली चीज़ थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट, ये हमने अभी अभी मालूम किए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। बरकी कवा और तवानाई बिल कवा, ये हमको समझना है। आपको वीडियो जो है बिल्कुल इत्मीनान से देखना है, और पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। जिस तरह से आप क्लास के अंदर फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, उसी तरह आपको अपने घर में रहते हुए आराम से मोबाइल में देखने का मौका मिला है कुछ दिन, तो आप बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाएं। पूरा वीडियो इत्मीनान से देखें, नोट्स को
लिखते जाएं रोज़ाना डाउनलोड करके PDF को। और यहाँ पर जो है तो कमेंट बॉक्स में जो है तो आप अपना नाम लिखें ताकि आपकी अटेंडेंस ली जा सके और पता चले कि कितने बच्चों ने जो है तो अच्छी तरह से इसको देखा है। इसी तरह से आप जो है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो डायरेक्ट जो है तो फ़ौरन सबसे पहले आपको मिले। तो देखेंगे हम यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है बरकी कौवा और तवानाई बिल कौवा, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है आगे का जो इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो टॉपिक आने वाले हैं उसके लिए। तो हम फर्ज करेंगे कि यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया है। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इसके अतराफ में जो है तो एक मैदान पैदा होगा, इसके अतराफ में एक मैदान पैदा होगा जिसे बरकी मैदान कहा जाता है। अब फर्ज करेंगे कि कोई एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है जो कि लामहदूद फासले पर है, ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है तो ये लामहदूद फासले पर वाक़े है। अब बरकी मैदान के अंदर ये तो जो दायरा नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा बरकी मैदान है जो इस बरकी बार की वजह से पैदा हुआ। हम इसको नाम दे देंगे कि ये जो बरकी बार है ये Q1 बरकी बार है और यहाँ पर जो लामहदूद फासले पर एक मुस्बत बरकी बार रखा गया है वो जो बरकी बार है Q2 है। ठीक है, फासला कितना है दोनों के दरमियान का? लामहदूद फासला है। अब बरकी मैदान के अंदर कोई एक नुक्ता ले लेंगे, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर कोई एक नुक्ता है और यह है नुक्ता P नुक्ता है। अब इस Q2 बरकी बार को बरकी मैदान में किसी नुक्ते पर लाना है। इस नुक्ते पर इसको लाना है। ठीक है, Q2 बरकी बार को बरकी मैदान में किसी नुक्ता P पर लाने के लिए किया गया काम बरकी कौवा कहलाता है। तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी किसी बरकी बार को हम बरकी मैदान में अगर लाए तो इस Q2 बरकी बार पर वर्क होता है, काम होता है और ये काम जो है तो इस बरकी बार में जमा हो जाता है। कोई भी काम जब किसी जिस्म पर होता है तो वो उस जिस्म में तवानाई के तौर पर जमा होता है। ठीक है, अब इस पर वर्क हुआ, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, नुक्ता P तक लाने के लिए उस पर वर्क हुआ और जो काम हुआ उसे हम बरकी कौवा कहेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसे, क्योंकि ये तवानाई के तौर पर उस जिस्म में जमा होता है इसलिए उसे तवानाई बिल कौवा कहा जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर तारीफ को आप समझ सकते, डेफिनेशन देखो आप यहाँ पर। हम जानते हैं अगर किसी जिस्म पर काम किया जाए तो ये काम इस जिस्म में तवानाई बिल कौवा के तौर पर जमा होता है। इकाई मुस्बत बरकी बार को, ये डेफिनेशन आ गई यहाँ पर, ये डेफिनेशन आप देख सकते। इकाई मुस्बत बरकी बार को लामहदूद फासले से बरकी मैदान में किसी नुक्ते पर लाने के लिए किया गया काम बरकी कौवा कहलाता है। ठीक है, और ये काम इस बरकी बार में तवानाई बिल कौवा के तौर पर जमा रहता है। ये काम उसमें तवानाई बिल कौवा के तौर पर जमा रहेगा। तो ये हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है,
अब ये जो वर्क होगा ये कैसे होगा, ये हम देखेंगे कि जब अगर हम सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज लें, यहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और जब दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हम इसके करीब लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये इसको दिफा करेगा, ये वाला जो बरकी बार है वो उसको दिफा करेगा, क्योंकि जो एक जैसे बरकी बार रहते हैं वो एक दूसरे को दिफा करते हैं, तो इनके दरमियान जो है रिपल्शन का अमल होगा। लेकिन रिपल्शन के बावजूद हम इस पर कुव्वत लगाएंगे और कुव्वत लगाकर यानी हम इस पर काम करेंगे, इस पर वर्क करेंगे और ज़बरदस्ती जो है हम इसको इसके करीब लाने की कोशिश करेंगे, यानी इस पर काम किया जा रहा है, इस बरकी बार पर जो है तो वर्क किया जा रहा है। वर्क इस रिपल्सिव फोर्स के मुखालिफ किया जा रहा है, क्योंकि दोनों बरकी बार एक दूसरे को दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने वर्क किया उस पर और वर्क करने के बाद में आपने कुव्वत लगाकर उसको यहाँ पर लाकर रख दिया उस बरकी बार को। अब कोई और तीसरा बरकी बार है, उसको भी आप यहाँ पर लाना चाह रहे, तो अब आपको और भी ज़्यादा जो है तो इस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर दो बरकी बार रखे गए हैं और वो दोनों बरकी बार जो है तो मिलकर, ये दोनों बरकी बार मिलकर इस बरकी बार को दिफा करेंगे। ये जो दोनों बरकी बार है ये उस बरकी बार को दिफा करेंगे और उस दिफाई कुव्वत के मुखालिफ, उस दिफाई कुव्वत के मुखालिफ आपको वर्क करना होगा और इस बरकी बार को उसके करीब लाना होगा। तो इस तरह से अगर हम एक बरकी बार के करीब दूसरे बरकी बार को लाए तो कुव्वत दिफा अमल करती है, उसके मुखालिफ काम किया जाता है। फिर और अगर हम तीसरे बरकी बार को लाने की कोशिश करें वहाँ पर, तो और भी ज़्यादा उस पर काम किया जाता है, क्योंकि दो बरकी बार मिलकर उसको दिफा करेंगे। इसी तरह से अगर हम लगातार बरकी बारों को जमा करते जाएं तो और ज़्यादा हमको उस पर वर्क करना होता है और ये तमाम वर्क जो है तो उसमें तवानाई बिलकवा के तौर पर जमा होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है, ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि बरक़े सुकूनी कुव्वत की वजह से किया गया काम इज इक्वल टू तवानाई बिलकवा में तब्दीली। लगातार पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी तब्दील होते जाएंगी, कब? जब उस पर बरक़े सुकूनी वर्क बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखे हमने। अब ये जो है F.dr ये है वर्क डन, क्योंकि आपको मालूम है काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाओ। तो यहाँ पर ये है कुव्वत ज़रब जो हटाओ होगा उसको हमने dr ले लिए, तो लगाई गई कुव्वत ज़रब फासला, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, ये होगा वर्क डन, काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाओ के मुताबिक। एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू नो दैट चेंज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डी से जाहिर करेंगे इस तब्दीली को हम। तो ये था बरकी कवा और तवानाई बिल कवा। तो यहाँ पर आप देख सकते कि जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरे पॉइंट को हमने यहाँ पर समझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बरकी कवा और पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल कवा क्या होती है, इसको डायग्राम के ज़रिए और फार्मूले के ज़रिए जो है तो हमने समझने की कोशिश की। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज के इस लेक्चर का, वो है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तवानाई बिल कवा के लिए जो है तो हमको ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। तो यहाँ पर हम अगला टॉपिक हमारा देखेंगे क्वेश्चन जो है
तो इस तरह से इस पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, बरकी बारों के निज़ाम में तवानाई बिल कवा में होने वाली तब्दीली के लिए फ़िक्रा अखज़ कीजिए और इसकी मुख्तलिफ इकाइयाँ बयान कीजिए। तो बरकी बारों का निज़ाम हमको देखना है, यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी एक से ज़्यादा बरकी बार यहाँ पर रहेंगे और उसकी वजह से तवानाई बिल कवा में क्या तब्दीली होंगी वो हमको देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे कि इस डायग्राम के अंदर ये एक प्लस क्यू चार्ज लिया गया है। ये यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको नुक्ता ओ पर रखा गया है यानी मबदे पर, और एक दूसरा कोई बरकी बार है प्लस क्यू ज़ीरो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है प्लस क्यू ज़ीरो। ये प्लस क्यू बरकी बार जो है, प्लस क्यू ज़ीरो बरकी बार नुक्ता ओ से R1 फासले पर वाक़ है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है और दोनों के दरमियान का फासला फ़िलहाल में जो है तो R1 है। अब हमको क्या करना है कि इस Q0 चार्ज को हरकत देकर, इसको हरकत देकर हमको इसको नुक्ता B तक लाना है, यानी A से हटाकर इसको नुक्ता B तक लाना है। इसके करीब ले जा रहे हैं हम इसको, जो कैपिटल Q बरकी बार है इसके करीब ले जाएंगे तो इस Q0 पर काम होगा, वो उसमें तवानाई बिल कवा के तौर पर जमा रहेगा और फिर वो तवानाई बिल कवा की कीमत जो है तो हमको मालूम करना है। तो सबसे पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब इस बरकी बार को हम DR फासले से, अभी पूरा A से B की तरफ उसको नहीं हटाएंगे हम, पहले उसको थोड़ी सी हरकत हम देंगे DR फासले से, सिर्फ DR इतने फासले से हम उसको इस जानिब हटाएंगे, सिर्फ यहाँ से लेकर तो यहाँ तक उसको मूव किए और मालूम करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो फिर टोटल A से B तक जो तवानाई उसके अंदर जमा होंगी वो हमारे पास हासिल हो जाएंगी। यानी पहले हम एक थोड़ा सा पार्ट मालूम करते, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी हरकत देने के बाद, और बाद में उसका जब इंटीग्रेशन हम लेंगे तो हमको टोटल एनर्जी की कीमत जो है तो मालूम पड़ेंगी। और यही इंटीग्रेशन का जो है मीनिंग होता है कि अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ मालूम है तो उस पर से बड़ी चीज़ को अगर मालूम करना है तो उसका इंटीग्रेशन लिया जाता है, और इसका उलट अगर करना है तो फिर आपको डेरिवेटिव इसकी लेना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ DR फासले से हटाने पर जो तवानाई इसके अंदर जमा होंगी वो हम मालूम करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन लेकर टोटल स्टोर्ड एनर्जी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, DR फासले से हटाया गया पहले उसको, तो जो एनर्जी हासिल होंगी वो एनर्जी इतनी रहेंगी, du इज इक्वल टू F इंटू DR। ये अभी अभी जो है तो हमने पिछला जो टॉपिक देखे वहाँ पर हमने ये हासिल किए। इस ज़ाब्ते के मुताबिक हम लेंगे वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू DR, फोर्स इंटू DR, काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाओ इसके मुताबिक। तो यहाँ पर ये है तवानाई बिल कवा इज इक्वल टू, इस पर अमल करने वाली कुव्वत यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। ये जो कुव्वत है ये रिपल्सिव फोर्स है, यानी प्लस Q और प्लस Q को जब एक दूसरे के करीब लाया जाएगा तो क्या होगा, दिफा का अमल होगा, और दिफा की जो कुव्वत रहेंगी वो यहाँ पर F इंटू ई, F सफिक्स E से हमने ज़ाहिर किए, और उतनी ही कुव्वत F E के मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में कुव्वत हमको लगाना होगा ताकि इस Q0 बरकी बार को हम इस कैपिटल Q के करीब ले जा सके।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कुव्वत लगाई गई वो कुव्वत मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यानी हमको तवानाई हासिल होंगी, और ये जो तवानाई रहेंगी ये तवानाई पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी। यहाँ पर आप देख रहे कि निगेटिव लिया गया है, मनफी अलामत। ये क्या ज़ाहिर करती है? अब इस डायग्राम में देखो आप कि यहाँ पर जो कुव्वत अमल कर रही है इन बरकी बारों पर वो रिपल्सिव फोर्स है, यानी कुव्वत की सिमत इस जानिब है, और हटाव जो है वो इस जानिब है, यानी बरकी बार को जो हटाया जा रहा है वो इस जानिब हटाया जा रहा है। दोनों मुखालिफ सिमतों में, इसलिए यहाँ पर निगेटिव इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर मनफी अलामत इसीलिए है। अब इस मसावात का हम इंटीग्रेशन लेंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे? ये तो जो एनर्जी हमने मालूम की है डी यू, ये एनर्जी काय के लिए है? सिर्फ डी आर फासले से हटाने की वजह से जो तवानाई उसके अंदर स्टोर हो गई, सिर्फ वो मालूम की हमने। और अब नुक्ता बी तक हटा देंगे, Q0 को यहाँ से लाकर नुक्ता बी पर लाकर रख देंगे, तब फासला जो है वो R2 रह जाएगा सिर्फ। पहले फासला कितना था? R1 था। अब जब बी पर आ जाएगा वो बरकी बार, तो अब फासला रह जाएगा सिर्फ R2, यानी R1 से R2 तक हमने उसको हटा दिया। इसलिए अब जो लिमिट होंगी यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट हम लेंगे फ्रॉम R1 टू R2। अब ये जो ऊपर मसावात आपको नज़र आ रही है, ये वाली मसावात, ये पूरी मसावात का हमने इंटीग्रेशन ले लिया। तो डी यू का इंटीग्रेशन हम फ़र्ज़ करेंगे कि डेल्टा यू, ठीक है, या आप यू भी ले सकते चाहे तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू ये जो साइड है इधर की एफ इंटू डी आर, इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट रहेंगी वो रहेंगी फ्रॉम R1 टू R2। अब इसका इंटीग्रेशन लेने से पहले यहाँ पर ये जो कुव्वत है, ये कौन सी कुव्वत है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, या आप इसको सिंपली कूलम्ब्स फोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये कूलम्बिक फोर्स है, और दो बरकी बारों के दरमियान जो कुव्वत अमल करती है उसे कूलम की कुव्वत या कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब F की कीमत हमको रखना है, और आपको मालूम है कि कूलम का जो फार्मूला है, कूलम के रूल के मुताबिक F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये 11वीं क्लास में भी ये फार्मूला आपने पढ़े। तो इस फार्मूले का अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आगे हम देखेंगे इसको कि आगे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये है वो कुव्वत जिसको हम कूलम्बिक फोर्स कहेंगे। एफ ई से हमने उसको जाहिर किया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स -1/4πε0। अब ये जो कैपिटल क्यू है इसको आप Q1 फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए, और ये Q2, Q0 मीन्स Q2। तो 1/4πε0 ये एक कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनलिटी के अंदर आमतौर से एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे F इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है। Q0 दोनों बरकी बार को मल्टीप्लाई कर दिए, अपॉन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा R स्क्वायर वो ले लेंगे, और R कैप से उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको कुव्वत को सिमती मिकदारों की सूरत में लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। ये भी 11वीं क्लास में हमने देखे हैं कि
जो कूलम्बिक फोर्स होती है, यानी बरके सुकूनी कुव्वत होती है, उसे बरकी बारों उसे हम इस कुव्वत को जो है तो सिमती मिकदारों की सूरत में किस तरह लिखते हैं। तो सिमती मिकदारों की सूरत में हम इसको लिखेंगे। आगे की इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास, जो हमने dr फासले के लिए जो एनर्जी मालूम किए थे वो एनर्जी है। और अब यहाँ पर जो है तो आगे जो हमको हासिल हुआ था, इट इज़ इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, और यहाँ पर du की जगह पर हमारे पास था वेक्टर f इंटू dr, वेक्टर f इंटू वेक्टर dr। तो f की कीमत हम यहाँ पर रख दिए, ये पूरी f की कीमत है यानी कूलम की कुव्वत, और dr से उसको फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा ब्रैकेट और q इंटू क्यू ज़ीरो ये सब कांस्टेंट है, ये पूरा ब्रैकेट और q इंटू क्यू ज़ीरो ये कांस्टेंट है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो है ये जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। इसको इंटीग्रेशन के बाहर हमने यहाँ पर ले लिए, ये आपको अगली स्टेप में नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए। अब अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 1/r² r कैप इंटू वेक्टर dr। अब इसका जो है तो इस डॉट प्रोडक्ट को जो है हम सॉल्व कर लेंगे। जो r कैप है, r कैप यानी ये यूनिट वेक्टर है, r कैप एक यूनिट वेक्टर है, और अगर हम इसकी कद्र लेना चाहे तो इसकी मैग्नीट्यूड होंगी 1, और वेक्टर dr जो है, वेक्टर dr, इस वेक्टर dr को हम ले लेंगे dr, और इसी तरह से r कैप की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 होगी, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, इकाई सिमती मिकदार है। तो यहाँ पर आप देख सकते कि ये जो r कैप था इसकी कीमत हमने 1 ले लिए, और यहाँ पर जो dr वेक्टर था उसकी कद्र हमने dr ले लिया यहाँ पर। अब क्या करना है इसमें कि हमको 1/r² का इंटीग्रेशन मालूम करना है, 1/r² का इंटीग्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ों को बाहर हमने निकाल लिया इंटीग्रेशन के, लेकिन सिर्फ r वाले फैक्टर को ही अंदर क्यों रखा गया। तो जो वेरिएबल होता है वो इंटीग्रेशन के अंदर, और जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर होता है। अब कैसे पहचानेंगे हम कि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो लिया जा रहा है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन में dr ये फैक्टर है, d जिसके साथ भी लगे वो वेरिएबल होता है, उसकी मुनासिबत से इंटीग्रेशन ली जाती है। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में d के साथ में क्या लगाया गया है, d के साथ में r है, यानी r को छोड़कर सब जो है तो कांस्टेंट रहेंगे। इसलिए जो r वाले जितने भी फैक्टर रहेंगे उनको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे और बाकी सब को इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमको 1/r² का इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि 1/r² का इंटीग्रेशन कैसा होगा। एक जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x⁻n, यानी n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम करना है
विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिया जाएगा dx। इंटीग्रेशन x रेस टू n dx, यानी हम x रेस टू n का इंटीग्रेशन मालूम करना चाह रहे x की मुनासिबत से। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको नोट करना होगा। x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या किया हमने, x की कुव्वत को 1 से बढ़ा दिए, n थी यहाँ पर कुव्वत, उसको 1 से बढ़ा दिए, n प्लस 1 कर दिए, और उसी कुव्वत से जो है उसको डिवाइड कर दिए अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर ये जो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसको आप ऐसा लिख सकते क्या, थोड़ी देर के लिए, इंटीग्रेशन r रेस टू माइनस 2 dr एज इट इज रहेगा, लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्योंकि ये जो आर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो उसकी कुव्वत माइनस हो जाएगी। यहाँ पर कुव्वत 2 थी, ऊपर गया तो -2 हो गई। ठीक है, अब ये फार्मूले में हम इसको अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे कि r की इंटीग्रेशन मालूम करना है, r रेस टू -2 की विथ रिस्पेक्ट टू r, तो क्या करेंगे, r इसमें +1 करना पड़ेगा, ऑलरेडी वहाँ पर है -2, तो फार्मूले के मुताबिक उसमें एक ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर +1 कर दिए। अब जितनी कुव्वत यहाँ पर लिए हमने उसी कुव्वत से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी -2 + 1। तो अब क्या हो गया ये, इट इज इक्वल टू r रेस टू -2 + 1 मीन्स -1 अपॉन, ये भी होगा -1, -2 + 1 यानी -1। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते, -r रेस टू -1। ठीक है, यानी ये माइनस जो नसब नुमा का जो माइनस है उसको हटा भी दिए तो चलेगा, और ये पूरा माइनस का हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, अब r रेस टू -1 यानी r की कुव्वत -1 है, तो इसको नसब नुमा में हम ला सकते, ये वाला जो माइनस है ये तो अपनी जगह पर रहेगा, माइनस r रेस टू -1 को लिखेंगे 1 अपॉन r। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इंटीग्रेशन आ गया। ये काय का इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू r, जो कि हासिल हुआ -1 अपॉन r। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये इस जगह पर हमने इंटीग्रेशन को लिख दिया, उसके 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन r लिखा गया, और इंटीग्रेशन पर जो लिमिट्स थी r1 टू r2 वो आ गई यहाँ पर ब्रैकेट पर। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट रहती है वो ब्रैकेट पर आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमको लिमिट को रखना है, तो लिमिट रखने का क्या तरीका है, यहाँ पर एक नंबर है x और उसकी लिमिट है फ्रॉम a टू b, ऐसे ब्रैकेट पर उसकी लिमिट है। तो लिमिट कैसी रखी जाती है, सबसे पहले इसे कहा जाता है अपर लिमिट। यहाँ पर b जो है ये अपर लिमिट है और a जो है ये लोअर लिमिट है। तो सबसे पहले x की जगह पर हम b को रखेंगे, x की जगह पर b को रखेंगे, तो b को रख दिए, और फिर माइनस लिखेंगे। अब लोअर लिमिट रखेंगे यानी a, तो ये इस तरह से हो जाएगा b माइनस a। फर्ज करो कि यहाँ पर है 1 अपॉन r, और इसकी ब्रैकेट पर जो लिमिट है वो है a टू b। तो अब क्या करेंगे, पहले r की जगह पर b रखेंगे यानी 1 अपॉन b, फिर उसको माइनस करेंगे 1 अपॉन b, फिर उसको माइनस किए, और अब रखेंगे r की जगह पर a 1 अपॉन a। तो अब हमको लिमिट रखना है इसमें, जहाँ पर आपको r नज़र आ रहा है उसकी जगह पर हम r2 रखेंगे, तो ये होगा -1 अपॉन r2। इसके बाद जो है तो r1 रखेंगे r की जगह पर, तो माइनस और माइनस
इस तरह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दोनों माइनस की जब ज़रब होंगी तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो पहले R2 रखे, माइनस किए, और फिर R की जगह पर R1 को रखा गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये जो माइनस आपको दिख रहा है, इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर हमको एब्जॉर्ब करना है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये प्लस हो गया दूसरी स्टेप में, नेक्स्ट में। उसके बाद जो है तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इस माइनस को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस हुआ, उसके बाद में ये माइनस और ये प्लस, इनकी मल्टीप्लिकेशन होंगी तो यहाँ पर माइनस आ गया। ये यहाँ पर माइनस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हमने हासिल कर लिया, और ये जो इंटीग्रेशन है ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई यहाँ पर ब्रैकेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 1/R2 माइनस 1/R1। ये है पोटेंशियल एनर्जी में होने वाली तब्दीली, और ये वर्क डन के मसावी होंगी, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इट इज़ इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, उसके मसावी इसको लिया गया यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास तवानाई में होने वाली तब्दीली के लिए है, यानी हम इसको डेल्टा U से जाहिर कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Q1 और Q2 वर्गी बारों के लिए अगर R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जो बरकी बार है उसको लामहदूद फासले पर से अगर लाया जाए, और R2 डिस्टेंस को अगर R के बराबर लिया जाए, तब ये जो ऊपर की जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या तब्दीली वाक़ई होंगी, ये इस तरह से हासिल होंगी। यहाँ पर R1 की जगह पर अगर हम इन्फिनिटी रख दें तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, आपको मालूम है 1/इन्फिनिटी इट इज़ इक्वल टू होगा 0। तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, और ये जो R2 दिख रहा है आपको, R2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, R रखेंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे R, यानी ये पूरा ब्रैकेट जो है ये 1/R के मसावी हो जाएगा, ठीक है। तो जो Q1 Q2 वर्की बार है वो यहाँ पर लिए, अपॉन डिस्टेंस बचेगा सिर्फ R 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये रहेंगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये एक स्पेशल केस है, इट इज़ द स्पेशल केस फॉर द चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। और जो Q1 वर्गी बार को लाया जा रहा है वो लामहदूद फासले पर से लाया जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमको पूछा गया था कि बरकी बारों के निज़ाम में तवानाई बिल कवा में होने वाली तब्दीली या पोटेंशियल एनर्जी में होने वाली तब्दीली मालूम कीजिए, तो वो तब्दीली हमने इस इक्वेशन के ज़रिए जो है तो यहाँ पर हासिल की है। ये इक्वेशन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ज़ाहिर करती है। तो इस तरह से ये जो अगला पॉइंट था अपना, जो अगला टॉपिक था, ये यहाँ पर ख़त्म हुआ कि एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हमने आज 3 टॉपिक जो है तो कवर किए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो इंशाल्लाह हम इसके बाद के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। इस
लेक्चर के जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दी गई है। वो लिंक को प्रेस करके जो है तो आप इसको डाउनलोड करें, इसके नोट्स को, और अपने नोटबुक में इसको नोट करें। और इसी तरह कमेंट बॉक्स में जो है तो आप अपना फुल नेम लिखें ताकि उसके ज़रिए आपकी जो है तो अटेंडेंस ली जा सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।